नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन की इस कक्षा में से आप लोग। आशा है कि बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी लोग आ जाइए तेजी से। तो आज हम लोग बात करेंगे एनडीटीएल से आगे सीआरआर और एसएलआर पे चर्चा किए थे। कल हम लोगों ने ये देख लिया था, सारी बातों को यहाँ पे समझ लिया था कि बैंक डिपॉजिट में किन-किन पार्ट को लेते हैं और बैंक डिपॉजिट से ही हम लोगों ने एनडीटीएल के बारे में हम लोग समझ लिए थे, ठीक है? एनडीटीएल को समझ लेने के बाद बड़ा आसान है सीआरआर को और एसएलआर को समझना, ठीक है? तो सीआरआर और एसएलआर के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और फिर उसके बाद हम इनकी क्रियाओं को देखेंगे, यानी सीआरआर और एसएलआर का उपयोग किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए करता है, कीमत स्थिरता बनाने के लिए करता है, वित्तीय स्थिरता बनाने के लिए करता है। जिस तरीके से आपने देखा कि रेपो दर, बैंक दर, रिवर्स रेपो दर का इस्तेमाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थापित करने के लिए करता है या कीमत स्थिरता को बनाने के लिए करता है, ठीक उसी तरीके से अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थापित करने के लिए, अर्थव्यवस्था में तरलता को समायोजित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर और एसएलआर का भी प्रयोग करता है। तो कैसे करता है, क्या है सीआरआर एसएलआर, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? चलिए, एनडीटीएल के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सीआरआर और एसएलआर पे चर्चा करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा। देखिए, कल भी आपने देख लिया था, ये आपका क्या है, बैंक। ये क्या है आपका, बैंक। बैंक है, ठीक? ये हम लोगों ने बैंक के देखा था। बैंक के टोटल डिपॉजिट में अगर हम बात करेंगे, टोटल डिपॉजिट, बैंक के टोटल डिपॉजिट की अगर हम चर्चा करें तो टोटल डिपॉजिट में दो तरीके के यहाँ पे होता है। दो तरीके के, एक जो है आपका पे ऑन डिमांड, पे ऑन डिमांड, पे ऑन डिमांड कल भी चर्चा किए थे, नोट करा दे कि आपको समझना आसान होगा। पे ऑन डिमांड में हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, इसमें हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, सेविंग अकाउंट की बात करते हैं और करंट अकाउंट की बात करते हैं। यहाँ पे करंट अकाउंट की बात करते हैं और ये दोनों जो है इन दोनों को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहिए या इसी को लायबिलिटी भी कहते हैं। डिपॉजिट को ही हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है? चलिए, दूसरी तरफ पे आफ्टर, दूसरी तरफ यहां पे नोट कर लीजिएगा, पे आफ्टर यहां पे लिखिएगा पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है? और इसमें आप देखते हैं फिक्स डिपॉजिट को, इसमें आप देखते हैं फिक्स डिपॉजिट जिसको शॉर्ट में आप एफडी कहते हैं, और रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट को देखते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट को देखते हैं जिसको आप आरडी कहते हैं, जिसको आरडी कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। जैसे ये डिमांड डिपॉजिट है ना, तो ये क्या है आपका टाइम डिपॉजिट, ये आपका है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट जिसको हम क्या करते हैं, लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब आइए, अब यहां पे इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, यहां पे इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है? इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, तो इन दोनों को अगर हम क्या करें, अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा कहलाता है क्या, टाइम डिपॉजिट। एनडीटीएल बराबर क्या होता है, यहां पर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट प्लस क्या होगा, टाइम डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, और एक जो होता है अन्य बैंकों की देयताएं, यहां पे अदर बैंक्स
अदर बैंक्स लाइबिलिटी ये घटा दिया जाता है, अदर बैंक्स लाइबिलिटी घटा दिया जाता है। हाँ, तो ये आपका टोटल जो है ना, ये आपका क्या हो गया, एनडीटीएल हो गया, ये आपका एनडीटीएल हो गया। तो इस बात को आप समझिएगा, ठीक, क्लियर। तो एक निश्चित समय पर बैंक के पास, एक निश्चित समय पर बैंक के पास जो पूरा का पूरा डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक, डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है उसको हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं। और इसको पे ऑन डिमांड इसलिए लिखा कि जब भी हम डिमांड करें तो बैंक को पे करना पड़ेगा, जब भी डिमांड करें तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये क्या है, पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी एक निश्चित समय के बाद बैंक को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कौन सा, आपका फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, इसको हम टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ये बैंक के टोटल डिपॉजिट में आता है, ठीक है। एनडीटीएल क्या है आपका, जब पूरा का पूरा डिमांड डिपॉजिट, ये पूरा डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट और इसको माइनस कर दिया अदर बैंक्स लायबिलिटी, अदर बैंक्स लायबिलिटी, ठीक है। अदर बैंक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है, अगर दूसरे बैंक का पैसा किसी दूसरे बैंक में, ये होता है एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, मदद करते हैं, जब कमी होती है, लिक्विडिटी की कमी होती है तो मदद करते हैं कि चलो ठीक है आज तुमको 100 करोड़ है, जैसे मान लीजिए पीएनबी को, पंजाब नेशनल बैंक को आज वर्तमान में 100 करोड़ की जरूरत है, तो एसबीआई से 100 करोड़ ले लिया, फिर समय पर दे देगा। तो ये क्या होता है, इसको घटा दिया जाता है। तो यहां पर क्या है कि एनडीटीएल में डिमांड डिपॉजिट आ जाता है, टाइम डिपॉजिट आ जाता है, और इसमें से अदर बैंक की लायबिलिटी को क्या कर दिया जाता है, अदर बैंक के डिपॉजिट को या लायबिलिटी को, लायबिलिटी ही डिपॉजिट है, इसको क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। यही आपका एनडीटीएल है, यही आपका एनडीटीएल है। तो एनडीटीएल आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, आप एनडीटीएल पूरी तरीके से क्या हो गया, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आज अब हम बात करेंगे, यहां पे इतना हो गया, चलिए अब यहां पे हम बात करेंगे सीआरआर, अब आपको आसान होगा। अब यहां पे हम बात करेंगे सीआरआर और एसएलआर के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक तरफ यहां पे लिखिएगा, एक तरफ यहां पे वेरिएबल रिजर्व रेशियो, हेडिंग डाल दीजिएगा वेरिएबल, वीआरआर, वीआरआर यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब वीआरआर में, वेरिएबल रिजर्व रेशियो में दो चीज की हम चर्चा करेंगे। एक यहां पे हेडिंग डाल दीजिएगा सीआरआर, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। दूसरी तरफ हेडिंग डाल दीजिएगा, दूसरी तरफ हेडिंग डाल दीजिएगा एसएलआर, एसएलआर यानी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसको हम कहेंगे सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात, चलिए इसकी परिभाषा को आप लिख लीजिएगा। इसकी परिभाषा को, छोटा सा परिभाषा है, बैंकों की कुल जमा पूंजी, बैंकों की कुल जमा पूंजी का मतलब यहां पर क्या हुआ, एनडीटीएल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैंकों की कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग या अनुपात, जो आरबीआई अपने पास, जो
आरबीआई अपने पास सुरक्षित यानी रिजर्व अपने पास सुरक्षित रख लेता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इस भाग या अनुपात को ही CRR कहते हैं। हाँ जी, नोट में एक यहां पे पॉइंट आप लिख दीजिएगा। नोट में यहां पे एक पॉइंट आप लिखेंगे। नोट में आरबीआई CRR को अपने पास रखता है, किंतु इस रिजर्व पर आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देता है। कोई भी ब्याज नहीं देता है। चलेगा, यहां पे आइए, इसकी परिभाषा में आइएगा। ठीक है, बैंकों की कुल जमा पूंजी मतलब NDTL, ठीक है, NDTL इसी का ये भाग होता है। बैंकों की कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग या अनुपात जो आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने सुरक्षित यानी रिजर्व बैंकों को अपने पास ही सुरक्षित रखना होता है। बैंकों को अपने पास ही सुरक्षित रखना होता है। अर्थात इस रिजर्व में कोई लेनदेन नहीं होता है। कोई लेनदेन नहीं होता है। ठीक है, कोई लेनदेन नहीं होता है। चलिए, अब आइए समझिएगा। तो हमने यहां पर क्या बताया, यहां पर हमने क्या लिखा, दो पॉइंट यहां पे है। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका वेरिएबल रिजर्व रेशियो जो है ना, ये भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी का, ये भी आपका क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड में ही आता है। शुरुआत में ही लिखवाया था क्वांटिटेटिव मेथड का ही ये पार्ट है। क्वांटिटेटिव मेथड का ही पार्ट है। CRR SLR को हम ज्वाइंटली क्या कहते हैं, VRR कहते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो कहते हैं। ये क्या है, नगद आरक्षित अनुपात, यानी ये जो रिजर्व रखा जाता है ना, प्योर मुद्रा में रखा जाता है, नगद में रखा जाता है। याद रखिएगा, नाम ही है इसका कैश रिजर्व रेशियो, यानी ऐसा रिजर्व रेशियो जो कैश में हो, नगद में हो। ठीक है,
तो बैंकों की कुल जमा पूंजी का मतलब एनडीटीएल का, बैंकों की कुल जमा पूंजी जब हम बोलते हैं ना तो हम बात करते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या है आपको कल भी समझाया था, आज भी समझाया। तो बैंकों की कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग या अनुपात जो आरबीआई अपने पास सुरक्षित रख लेता है, इस भाग या अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। ठीक है, और यानी आरबीआई अपने पास रखता है बैंक का। देखिए है ये रिजर्व जो है ना, ये रिजर्व जो है बैंक का है। जितने भी हमारे देश में बैंक है ना, ये सीआरआर जो है ये बैंक का रिजर्व है, लेकिन रखता है आरबीआई अपने पास। पैसा किसका है? पैसा है बैंक का, लेकिन रखता है अपने पास। तो जो भाग रखता है, जो एक परसेंटेज रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीआरआर। तो ये आरबीआई के पास रखा जाता है और इस रिजर्व पर आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देता है। बैंक का पैसा रखा आरबीआई, लेकिन कोई ब्याज नहीं देता है, हम हमेशा रखेंगे। ठीक ना? तो आरबीआई सीआरआर को अपने पास रखता है, किंतु इस रिजर्व पर आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देता है। दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है बैंकों को, भाई बैंकों का बैंक कौन है? बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी या हम कहें कि जो भी बाजार में मुद्रा का लेन देन होगा, पैसे का लेन देन होगा, उसका कंट्रोलर है। और जितने भी बाकी बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक है चाहे सरकारी बैंक है, बाजार में जितने भी बैंक है, वो आरबीआई के नियमों को फॉलो करते हैं। आरबीआई उनका हेड है, आरबीआई उनका बॉस है, आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई जो कहेगा वो सारे बैंकों को मानना पड़ेगा। आरबीआई हमारे देश की जो भारत सरकार है उसके नियंत्रण में है, यानी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए, अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे, अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से हो, उसमें आरबीआई की बहुत बड़ी भूमिका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से यह भूमिका अदा करता है। और जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आती है। अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी का, मनी सप्लाई का कंट्रोल बना रहे, समायोजन बना रहे, जितना उचित हो उतना ही बना रहे, आरबीआई इन सारे टूल्स का प्रयोग करता है। तो डायरेक्ट आप ये सवाल मत पूछ लीजिएगा कि सर आरबीआई क्यों ऐसा करता है, नहीं करना चाहिए। नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए आरबीआई इन पर कंट्रोल रखता है कि केवल ये अपने फायदे के लिए, ऐसा तो नहीं है ना कि बैंक केवल अपने फायदे के लिए अर्थव्यवस्था के विकास को संकट में डाल दे। तो अर्थव्यवस्था के विकास में कोई बाधा ना उत्पन्न करे, इसलिए आरबीआई को यह जिम्मेदारी दी गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप बैंकों पे कंट्रोल रखिए। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो आपने देख लिया कि सीआरआर बैंक का वह, एनडीटीएल का वह भाग है जो आरबीआई अपने पास रखता है। यहां पे आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है, आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि आप अपनी जमा पूंजी का एक निश्चित भाग या अनुपात अपने पास ही रिजर्व रखो, उससे किसी भी प्रकार का कोई लेन देन ना करो। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 रुपया का जमा है, किसी बैंक के पास 100 रुपया का जमा है, टोटल एनडीटीएल किसी बैंक का 100 रुपया है, तो आरबीआई कहता है कि 100 का 20%, एक एग्जांपल बता रहे हैं, 100 का 20% आप अपने पास हमेशा जो है ना कहीं बक्से में डाल के बंद कर दो, उससे कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। बाजार में उधार का लेन देन उससे नहीं होना चाहिए, वो रिजर्व अपने पास हमेशा रखो, उसको मेंटेन रखो। अगर हम 20% करते हैं तो 100 का 20 रुपया मेंटेन रखो। अगर हम उसको 18% कर देते हैं तो 100 का 18 मेंटेन करके रखो। अगर 15% कर देते हैं तो 100 का 15% मेंटेन करके रखो। समझ में आ गया? ठीक, तो ये क्या है, बैंकों की कुल जमा पूंजी यानी एनडीटीएल का वह निश्चित भाग या अनुपात जो आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास ही, किसी दूसरे के पास नहीं, आरबीआई के पास नहीं, आरबीआई के पास तो ये रहता है, एसएलआर बैंकों को अपने पास ही सुरक्षित यानी रिजर्व रखना होता है, अर्थात इस रिजर्व में कोई लेन देन नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? एक एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, हमने कहा कि ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक, एसबीआई है और इसका एनडीटीएल जो है, इसका एनडीटीएल क्या है, 100 करोड़ है, इसका एनडीटीएल है 100 करोड़। अब आरबीआई क्या करेगा,
आरबीआई इनको निर्देश देगा। भाई ये आरबीआई के निर्देश पर यहां वॉच टावर के रूप में, यहां वॉच टावर के रूप में आरबीआई बैठा हुआ है। आरबीआई यहां पे बैठा हुआ, ठीक है, यहां पे आरबीआई बैठा हुआ। आरबीआई, ये आरबीआई क्या है? ये आपका सेंट्रल बैंक है। ये हमारे देश का क्या है? सेंट्रल बैंक। ये आपका सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ये ऊपर से यहां पे बैठा हुआ है, ठीक, और ये हमेशा निर्देश देते रहता है, इनके अकॉर्डिंग चलता है। अब देखिए, अब यहां पे इसने क्या कर दिया, यहां पे सीआरआर की दर को, सीआरआर को, यहां पे सीआरआर को इसने क्या कर दिया? 4%। समझिएगा, सीआरआर को 4% कर दिया। एसएलआर को क्या कर दिया? एसएलआर को रख दिया 18%। तो 18% का क्या होगा? 18% का मतलब 18 करोड़, ठीक। 4% का मतलब क्या हुआ? 4 करोड़, 4 करोड़। तो यहां पे क्या है? एनडीटीएल कितना है? एसबीआई का एनडीटीएल है 100 करोड़। तो 100 करोड़ का 4% यानी 4 करोड़, ये किसके पास रहेगा? ये जो है ना, ये आरबीआई के पास होगा। ये क्या होगा? आरबीआई के पास, आरबीआई के पास रिजर्व, आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा, आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा। यहां पे एसएलआर क्या है? यहां पे एसएलआर 18%, यानी 18 करोड़, यानी बैंक अपने पास ही, बैंक अपने पास ही, बैंक अपने पास ही, बैंक अपने पास ही इसे सुरक्षित रखेंगे, इसे सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। टोटल रिजर्व कितना हो गया? अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखें एनडीटीएल कितना है? एनडीटीएल है 100 करोड़, एनडीटीएल है 100 करोड़, समझिएगा, ठीक, आगे काम आएगा। एनडीटीएल है 100 करोड़ और इसमें से आपका सीआरआर कितना है? सीआरआर है 4% यानी 4 करोड़, यानी यहां पे 4 करोड़, ठीक है। एसएलआर कितना है? एसएलआर 18% है यानी 18 करोड़। एसएलआर यहां पे क्या है? 18 करोड़, ठीक। अब देखिए, अब यहां पे लोनेबल फंड जो होगा, यहां पे लोनेबल फंड, लोनेबल फंड, लोनेबल फंड, ठीक, जो बाजार में बैंक उधार देकर ब्याज के रूप में लाभ कमाता है। ये कितना हो जाएगा? 100 में से 4 प्लस 18 घट जाएगा, यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा? 22, यानी 22 यानी कितना हो जाएगा जी? 22 यानी कितना? 78 करोड़, 78 करोड़। तो लोनेबल फंड क्या हो जाएगा? लोनेबल फंड यहां पे हो जाएगा 78 करोड़, 78 करोड़। फिर से समझिएगा, देखिए किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों की लोनेबल फंड पर कंट्रोल रखता है। उसके फंड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, यानी लोनेबल फंड पे कंट्रोल करके बाजार में मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। समझ में आ गया? जैसे यहां पे हमने क्या कहा है, ये आपने समझ लिया कि सीआरआर आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा, एसएलआर बैंक अपने पास ही इसे सुरक्षित रखेंगे। हमने कहा कि एसबीआई का एनडीटीएल क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया, एसबीआई का एनडीटीएल 100 करोड़, सीआरआर 4 करोड़, एसएलआर 18 करोड़। तो लोनेबल फंड का मतलब यह हुआ कि अगर एनडीटीएल किसी बैंक के पास 100 करोड़ है तो 100 करोड़ पूरा बाजार में उधार नहीं दे सकता। हमने कहा ना कि बैंक की भूमिका क्या है, अर्थव्यवस्था में बैंक की भूमिका क्या होती है? किसी से पैसा जमा लेते हैं और किसी को देते हैं। बैंक कैसे लाभ कमाता है? बैंक, अगर आप बैंक के पास पैसा जमा करेंगे ना, आप बैंक के पास पैसा जमा करेंगे
तो बैंक कहेगा कि हम आपको 7%, 7.5%, इससे ज्यादा नहीं देता है। जैसे सेविंग अकाउंट पे, करेंट अकाउंट पे तो कुछ भी नहीं देता है। सेविंग अकाउंट पे 4-5% मिलता है, 4% के आसपास मिलता होगा ब्याज। एफडी पे जो सबसे ज्यादा ब्याज किस पे मिलता है? सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे, 7 कहीं 8, मान लीजिए 7, 8, 9 भी मान ले। तो आप जो बैंक के पास जमा करते हैं ना, तो मैक्सिमम 8% के आसपास आपको ब्याज देता है। लेकिन बैंक जो है अगर किसी दूसरे को उधार देता है ना, भाई किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, तो उनको बैंक जब ऋण देता है ना, तो 12%, 13%, 16%, 17% पर क्या करता है? ऋण देता है। तो आपको दिया 8%, आपको दिया 8% और दूसरे को उधार दिया तो उससे ले रहा है 16%। तो बैंक को बीच में 8% का फायदा हो रहा है। यही बैंक का लाभ होता है कि पैसा आपने जमा किया, आपको दिया 8% ब्याज और खुद दूसरों से लिया 16% का ब्याज, तो बैंक को फायदा कितना हो गया? 8%। यही प्रॉफिट होता है बैंक का। समझ में आ गया? तो यहां पे बैंक यहां पर केवल मीडिएटर की भूमिका निभाता है। तो यहां पे हमने कहा कि बैंक के पास टोटल एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ वो बाजार में उधार नहीं दे सकता। इमरजेंसी पीरियड में, इमरजेंसी पीरियड की कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कंट्रोल रखता है कि कुछ ऐसा रिजर्व रखे जाए कि जो जमा किए हैं वो अपना पैसा मांगने आए तो बैंक ये ना कहे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम नहीं देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये तो एक अविश्वास हो जाएगा ना। ये पैसे का लेन देन जो है ना, विश्वास की, इसमें विश्वास की बड़ी चीज होती है। पैसे का जो लेन देन होता है इसमें सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर विश्वास की कमी हुई तो मामला गड़बड़। आप देखते हैं ना, इसलिए कही जाती है कि रिश्तेदारी में या दोस्ती में, रिश्तेदारी में या दोस्ती में कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, दोस्ती खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसे का लेन देन बड़ा विश्वास पे होता है। तो बैंकिंग वित्त व्यवस्था जब हमारे देश में काम करती है ना, तो ये टोटली विश्वास पे है। और आरबीआई और सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि बैंकों पर लोगों का विश्वास यानी भरोसा बना रहे। तो अगर हमने पैसा अपना जमा किए हैं, अगर हम अपना पैसा जमा किए, खासकर करेंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में, जिसको हम डिमांड लायबिलिटी कहते हैं, ये क्या है? पे ऑन डिमांड। इसे हम कहते हैं पे ऑन डिमांड। शुरू में आपको लिखाया था कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उसको पे ऑन डिमांड, यानी जब भी कस्टमर, जब भी जमा करने वाला व्यक्ति बैंक से पैसा मांगे तो उसे तुरंत देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम पैसा मांगे और बैंक कहे कि 2 दिन बाद आइएगा, 4 दिन बाद आइएगा, अभी पैसा नहीं है। तो इससे क्या होगा? बैंक पर भरोसा खत्म होगा। बैंक पर भरोसा खत्म मतलब पूरा ये जो चेन है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि बैंक का मेन काम क्या है? बचत का अर्थव्यवस्था में से बचत का संग्रह करके उसको अर्थव्यवस्था में घुमाना। पैसा जितना अर्थव्यवस्था में घूमता है, रोटेट करता है, उतना ही देश के लिए फायदेमंद है। तो इसलिए बैंकों पे भरोसा होना जरूरी है। तो बैंकों पे भरोसा बना रहे, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व रखवाता है। आपका सवाल ये हो सकता है ना कि सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमा क्यों करवाता है? इमरजेंसी के लिए, भरोसे के लिए, इमरजेंसी के लिए, भरोसे के लिए, कि लोगों का भरोसा बना रहे। जब भी लोग पैसे मांगने के लिए आप जाएं बैंक के पास, तो बैंक ये ना कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम अभी आपको नहीं दे पाएंगे। तो फिर जो लोग हैं ना, अपना पैसा बैंक में जमा करना बंद कर देंगे, तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा, तो ये बाजार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए संकट हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए ये 2 तरीके के रिजर्व रखी जाती है, एक अपने पास, एक खुद बैंकों को अपने पास रखना होता है। तो हमने कहा कि एनडीटीएल 100 करोड़ है, तो बाजार में 100 करोड़ का बैंक ऋण नहीं दे सकता। कितना ऋण दे सकता है? तो हमने कहा कि एनडीटीएल 100 करोड़, सीआरआर 4 करोड़ आरबीआई के पास है। ये क्या है? ये आरबीआई के पास
ये क्या है, आरबीआई के पास रिजर्व है, और ये क्या है, बैंकों के पास, ये खुद जो है ये बैंकों के पास ही ये रिजर्व रखना होता है। तो इसको हमने घटा दिया, 100 में से 4 + 18 यानी 22 करोड़ को घटा दिया, तो ये जो 78 करोड़ आया ना, ये लोनेबल फंड है। लोनेबल फंड का मतलब उधार दी जाने वाली राशि है, यानी जो बाजार में बैंक उधार देकर ब्याज के रूप में लाभ कमाता है, ये लोनेबल फंड कितना, 78 करोड़। तो समय समय पर आरबीआई क्या करता है, अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। दो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिएगा, यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना आप नोट करेंगे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप नोट करिएगा, ठीक है। हाँ जी, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप नोट करिएगा। पहला मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सीआरआर तथा एसएलआर में, सीआरआर तथा एसएलआर में वृद्धि कर देता है, वृद्धि कर देता है। दूसरा पॉइंट, मुद्रा संकुचन, दूसरा पॉइंट, मुद्रा संकुचन तथा मंदी को नियंत्रित करने के लिए, आरबीआई सीआरआर तथा एसएलआर में, आरबीआई सीआरआर तथा एसएलआर में कमी कर देता है। तो एकदम सेम व्यवहार कैसे होता है, जिस तरीके से आपने देखा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई रेपो रेट को भी बढ़ा देता है, रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देता है, बैंक रेट को भी बढ़ा देता है, सीआरआर को भी बढ़ा देता है, एसएलआर को भी बढ़ा देता है। उसी तरीके से मुद्रा संकुचन या मंदी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को भी घटा देता है, बैंक रेट को भी घटा देता है, रिवर्स रेपो रेट को भी घटा देता है, सीआरआर को भी घटा देता है, एसएलआर को भी घटा देता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है या मुद्रास्फीति की स्थिति बाजार में है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा, और मंदी या मुद्रा संकुचन की स्थिति है इसके कंट्रोल करना है तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर में कमी कर देगा, ठीक है। चलिए तो कल की कक्षा में हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से, या मुद्रा संकुचन या मंदी को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आपके देश का केंद्रीय बैंक किस तरीके से प्रयोग करता है, किस तरीके से इस्तेमाल करता है, सीआरआर और एसएलआर का कैसे इस्तेमाल करता है, ये कल की कक्षा में हम देखेंगे, ठीक है। और कल की कक्षा में ये भी देखेंगे कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। कुछ अंतर तो आज ही आपको मालूम चल गया कि सीआरआर सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखता है, जबकि एसएलआर जो है बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कल की कक्षा में देखेंगे कि ये कैश में रखी जाती है, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखी जाती है। तो कल इन दोनों के बीच में अंतर और इन दोनों का अर्थव्यवस्था के संतुलन में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।